अवाम तैयार हो जाएं, हुक्मरानों को घर भेजने का वक्त आ गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, चाहे जेल में हो या बाहर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी हुक्मरानों को निकाल बाहर करेगी। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आज खबरदार करता हूं, अगर 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश की गई तो एक लात मारकर हुकूमत खत्म कर दूंगा। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या सियासी इंजीनियरिंग से बेनामी वजीर आजम को मुसल्लत करना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं। उनका ये भी कहना था कि भुट्टो शहीद का आइन खत्म करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सवाल यह है कि मुकद्दमात में फंसी पीपल्स पार्टी क्या लात मारकर हुकूमत को बाहर निकाल सकती है? क्या दीगर ऑपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी का साथ देंगी? ये सवालात बहुत अहम हैं। इन्हीं सवालात का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। GNN स्पेक्ट में हूँ उस्मान ओमान, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार चौधरी गुलाम हुसैन साहब और सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब। काजी साहब, कैसा लगा आपको आज पीपल्स पार्टी का पावर शो? देखिए, मैं वैसे एक बात सोच रहा था कि जब मुझे वो दिन कल की तरह याद है, हम क्योंकि बड़े जज्बाती थे जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी। वो जुमेरात का गालिबन दिन था और मैं ऑफ था और मैं फिर दफ्तर वापस चला गया जिस अखबार के साथ में था। अच्छा, मैं सोच रहा था कि उस दिन जरदारी साहब मूवमेंट चलाएंगे। एक खौफ था, लोग दुकानें बंद कर रहे थे और ये था कि लोगों में गुस्सा और गम भी था। मगर कल अगले दिन हमने देखा कि जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान खप्पे इसका अच्छा, इतने बड़े वाक़े पर मूवमेंट नहीं। और उस वक्त वो मूवमेंट चलाते अगर और तहरीक चलाते तो वो पूरी मुल्क गिर मूवमेंट होती। पीपल्स पार्टी की एक जिसे कहते हैं ना, एक असर नौ उसमें ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती। मगर वहाँ उन्होंने कहा, और ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट खौफज़दा भी बहुत ज़्यादा थी। सिंध में आपको पता है बहुत कुछ हुआ। मगर अब क्या ऐसा हो गया है, आज बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से बड़ा वाक़या हुआ है जो जिसकी वजह से तहरीक चलाई जा रही है। तब क्या आपकी मसलियतें थी कि आपने नहीं चलाई? जब हम कह रहे थे चलाओ, और हम टू बुक ऑल दोज जिन्होंने इतना बड़ा सानिया और ये किया है, मगर वहां कुछ नहीं हुआ। काजी साहब, तब तो सिंपैथी वोट था ना, अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो फंसे हुए हैं। वो था नहीं, उसके बाद अब तो फंसे हुए हैं ना। मेरा ख्याल में वहीं तय हो गया था उनका सदर बनना। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि वहीं था कि जनाब ठीक है, अब आप जो है इससे पीछे हटे, वो पीछे हटे। उसके बाद एक विल सामने आती है और उसके बाद हम उनको सदर बनते देखते हैं। रेस्ट इज हिस्ट्री। 2008 ऑनवर्ड 5 साल वो हुकूमत करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें तय हुई? मुझे नहीं पता तय हुई थी। मैं बीच में नहीं बैठा हुआ था। मैं तो एक चीजों को जोड़ के एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको जो नजर आता है वो देख ले। मगर आज क्या उससे कोई बड़ा वाकया हो गया है? क्या हुआ है? 4 अकाउंटों पे आपसे जो वो पूछ गुछ शुरू हो गई है, तो उसके बाद कितना बड़ा मुल्क में कोई ऐसा आ गया बवाल। करें तब्दील, तहरीक चलाना, प्रोटेस्ट करना हर आदमी का राइट है। ये इनएलिएनेबल है, किसी से हम छीन नहीं सकते। मगर मैं फिर भी ये सोच रहा हूँ कि तब ने तहरीक नहीं चली। उस वक्त जो है लोगों को कहा कि कुछ नहीं, खामोश हो जाओ। और फिर हम क्या देखते हैं कि फिर आप पावर में आते हैं, बेनज़ीर भुट्टो का वोट भी मिल जाता है आपको। अगर उसको आज से कंपेयर करें तो कितने राइट्स है। आज क्या हुआ है चौधरी साहब? आज क्या ऐसी बात हुई है बेनज़ीर भुट्टो यानी जुल्फिकार अली भुट्टो के, मैं फिर कहूंगा जुडिशियल मर्डर के बाद सबसे बड़ा वाकया जो है वो तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत थी। बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद ये भी नहीं पूछा किसी ने कि पीछे जो उनके मुहाफिज थे, मुहाफिज से मुराद ये है कि जिनके जिम्मे उनकी सिक्योरिटी थी, वो आए ही नहीं, उधर से गाड़ी सीधी निकल गई। आपको पता है उनमें कौन थे? फिर वो लोग वजीर भी बने, वजारतों में भी आए। हम किसी को अलग नहीं कर रहे। साहब को शायद पता हो कि आज ऐसा क्या हुआ है। चौधरी साहब क्या ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से बदलने की फौरी तौर पर जरूरत पड़ गई? नहीं, उनका ख्याल यह है कि अगर हम अफरा तफरी, मारा मारी और मुल्क में खून रेजी और खाना जंगी का माहौल अगर पैदा नहीं करते तो 26 रेफरेंस जो है उनमें से कौन बचाएगा उनको? वो चाहते हैं कि किसी तरह ये गवर्नमेंट जाए जिसकी बड़ी हाई प्रोफाइल कमिटमेंट है करप्शन के खिलाफ। कोई और आ जाए, कोई जरदारी और नवाज शरीफ मिल के बना दें, या इन्हीं के कोई चेले चिमटे, कोई शाहिद खान अब्बासी किस्म का, या कोई और यूसुफ रजा गिलानी बन जाए, तो वो सबको आम माफ़ी दे दे और कोई ये सब रेफरेंस गलत है। इन्होंने अगर लूट मार भी कर लिया है तो मुल्क में कारोबार चलना चाहिए। इस वक्त इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं चल, तो वो समझते हैं कि अगर इमरान खान पावर में रहता है, अगर इमरान खान गवर्नमेंट जारी रहती है, तो हमारी सियासत भी ख़त्म और हमें पैसा भी वापस करने पड़ेगा और जेलें आबाद हो जाएंगी और हम बर्बाद हो जाएंगे।
ये उनका मौक़िफ़ चौधरी साहब आपको याद और है उस पर उन्होंने हस्बे तवक्को आज ऐलान किया जरदारी साहब ने कि हम मार्च करेंगे, हम जुलूस लेके जाएंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे और जब तक इमरान खान गवर्नमेंट नहीं गिरेगी हम वहीं रहेंगे। ये एक उन्होंने बड़ा ऐलान किया। चौधरी साहब आपको याद है असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर जरदारी साहब ने कहा था तहरीक इंसाफ को कि हम आपको गिराएंगे नहीं, आप लोग खुद गिरोगे। तो अब क्या हुआ कि जरदारी साहब को ये कहना पड़ रहा है कि हम जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ और हुकूमत को गिराएंगे। वो जरदारी साहब उस वक्त बड़े कॉन्फिडेंट थे, अब क्या हुआ उनके कॉन्फिडेंस को? नहीं, अब जब वो फंस गए हैं बुरी तरह, देखे ना वो सारे जो 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 जिस बात का सारे अफसाने में न था जिक्र न था, वही बात उनको बहुत नागुज़ार है। भाई आप ये तो बताएं कि ये केसेस क्या है, ये रेफरेंस क्या है, ये पैसा सिंध का लूटा गया था, ये पाकिस्तान का लूटा गया था और कहाँ कहाँ से किधर किधर जा जाके किसके अकाउंट में ये जाता था। ये जी वो नाश्ते का भाई वो जिक्र है कि ये नहीं अकाउंट किसके हैं, वहाँ से कितने वो इल्ज़ाम है जो सब के बेनामी अकाउंट से नाश्ते के पैसे जाते थे या टिकट्स खरीदी जाती थी या अयान अली साहिबा का टिकट भी मुबैना तौर पर। अब तो ये अदालत में केस है, अदालतों ने कभी कहते कभी कहते बेनामी, जो मुंह में आता कहते जा रहे हो, उससे आपके ख्वाहिशात के घोड़े जो है ना वो आप कामयाब नहीं कैसा बिलावल कह रहे हैं कि भुट्टो शहीद का आइन खत्म करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। कौन कर रहा है साजिश? का आइन खत्म हो चुका है, कौन कर रहा है ये? देखिए मेरी बात सुने, भुट्टो शहीद का आइन जो है वो उसकी असासी दस्तावेज थी जो इस लाहौर में लिखी गई। वो उनका मंशूर था जो 4 बंदों ने बैठ के लाहौर में डॉक्टर मुबशर हसन के घर लिखा था। रोटी, कपड़ा, मकान, राइट्स, वो उनकी बात हुई थी। मैं आज एक अभी बच्ची को बता रहा था मेकअप रूम में कि क्या आप तसव्वुर कर सकती हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में हमारी फीस नहीं होती थी, हमने कभी किसी पढ़ने की MA तक पढ़ा और फीस नहीं दी, मतलब और बहुत सारी चीजें थी। हम जब स्टूडेंट बैठते थे बस में तो 4 आने थे या 10 पैसे लगते थे, आई डोंट नो, टिकट नहीं था हमारा। अच्छा, हेल्थ पे जो सन 1973 का बजट था जो डॉक्टर मुबशर हसन साहब ने दिया था, 43.5% पब्लिक स्पेंडिंग, अनप्रेसिडेंटेड इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। बल्कि किस मुल्क में अब क्या है 2.5%। और आज ये था भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी ने सिंध में तालीम और सेहत का जो हाल किया वो सबके सामने। अब बुनियादी मंशूर तो ये था, मगर अब यहाँ क्या होता रहा, जब पावर में आए तो इनडायरेक्ट मुलाजम IMF और वर्ल्ड बैंक का हमारा वजीर खजाना है जी, वजीर खजाना। अच्छा, ये मैं यहाँ नहीं कहता, मैं चिट आप ये भी बता दूं, MJ अकबर ने लिखा था कि ये जो था मनमोहन सिंह इंडिया में, इसको वजीर आजम बनवाने में जो है वो आलमी मालियाती तारों का इतना बड़ा मुदाखलत है। भाई वो उन्होंने जो काम हमने 80s में शुरू किया था मैशत में रद्दो-बदल का, जो वो उन्होंने अब 90s में शुरू किया। तो मतलब ये है कि भुट्टो साहब की जो लेगेसी थी उसको तो हमने मिलजुल के खत्म कर दिया। अब जब आप नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी मंशूरी एतबार से एक पेज पे आ गए, मतलब इन्होंने 3-4 वजीर खजाना तब्दील किए थे, सारे के सारे जो हैं वो मुझे लगता है रिपोर्ट उधर करते थे, तनख्वाह इधर से लेते थे और रिपोर्ट वो करते थे आलमी मालियाती इदारों को, जिन्होंने हमारा बुरकस निकाल दिया। आज हमाला है कर्जे का जिसके नीचे हम सिसक रहे हैं और दे ऑल शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हुआ है जब इन्होंने ये शुरू किया। जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में देखें क्या था, कर्जा 1 टका नहीं था, ज़ियाउल हक ने आकर लेना शुरू किया, उसके बाद ये सारे के सारे इन्होंने गिरवी रखा और आज ये है कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट है। और आज मुझे एक बंदा फोन कर रहा था, मैं हालांकि गलत था, मैंने इस पर डिसएग्री किया, कहते जी लोग डरा रहे हैं खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट करें। मैं कहा डिफॉल्ट नहीं करने देंगे हमें, दे विल ऑलवेज कीप आवर नोज अबव द वाटर। हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारी एक बड़ी खास हमारी लोकेशन है, तो दे देंगे हमें फिर 10 बिलियन अरब। लेकिन होगा क्या, वही जो चौधरी साहब कहते हैं, पास ऑन करेंगे, ऐसा ऑस्टेरिटी करें। व्हाट इज ऑस्टेरिटी कि जनाब बिजली की कीमतें बढ़ाएं, वो बढ़ गई, आज बढ़ गई। ये सारे का सारा जो है ना बिल, रियासत को चलाने का बिल जो है वो अवाम के हाथ में दे देंगे। ये है IMF की और मैं डॉक्टर इशफाक हसन जो कि मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर की जो मैशत पे कमेटी है, वो ठीक कहते हैं हमें नहीं जाना चाहिए था IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ, और हमें चाहिए था, मगर वो उन्होंने ये नहीं बताया कि फिर आपको बड़े ड्रास्टिक मेजर करने पड़ेंगे। मुल्क के अंदर जो है वो जो कार्टल्स हैं उनको हाथ डालना पड़ेगा, अंदर से आपको फंड जनरेट करने पड़ेंगे। वो एक अलग कहानी और अलग दास्तान है, पता नहीं बात कहाँ से शुरू हुई थी। हाँ, वो बात शुरू हुई थी कि भाई भुट्टो का प्रोग्राम तो खैर से खत्म कर बैठे हम खुद ही, और किसी ने क्या करना था, बड़ी मेहनत से हमने खत्म कर दिया। चौधरी साहब 18वीं तरमीम पे बहुत तड़प रही है पीपल्स पार्टी। जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि हमारी 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। बिलावल ने भी कहा कि अगर खबरदार कर रहा हूँ, अगर 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो लात मार कर हुकूमत गिरा दूंगा।
इतना क्यों तड़प है 18वीं तरमीम पर? नून लीग को तो इतनी परवाह नहीं है 18वीं तरमीम की। नहीं तो इन दोनों ने तो ये की हुई है। तो कौन खत्म कर रहा है इसका? इस पीटीआई खत्म के हो ही नहीं पास, सकती इस असेंबली में। पीटीआई के पास तो अभी कानून साजी की अक्सरियत नहीं है। कौमी असेंबली में वो पास कर लें तो सेनेट में तो पड़ा बार रहेगा। बार 18वीं तरमीम की बात क्यों करते हैं? वैसे ही एक अपना इशू तो बना लेना। वो मतलब उनका ये जो है ना कि काजी साहब ने हमारे हकूक पूरे नहीं किए, वो ये चाहते हैं कि उधर बात ना करें, उनके रेफरेंस जो बने उसकी तरफ बात ना करो और सारा कुछ करो। 18वीं तरमीम, 1 यूनिट, क्या और क्या कहा, बेनामी वजीर आजम, बेनामी वजीर आजम, वो उनका तो आया कि वो 9 बंदे हैं दुनिया में 9 आम मकबूल तरीन लीडर हैं जो यानी वो उस पर सोशल मीडिया पर, तो आप उनको 94 लाख फॉलोइंग है उनकी। और मतलब और जो यानी ये कहने से आप क्या क्या बनेगा। वो बात ये करें, अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है, इंतकामी कार्रवाई हो रही है, आपने लूटमार नहीं की, अगर सिंध के खजाने को खाली नहीं किया, वहाँ का हारी जो है बगैर जूतों और कपड़ों के, बगैर रोटी के और मर रहा है, और थर का बच्चा, तो फिर अगर आपके खिलाफ इंतकामी बात हो रही होगी, खा इमरान खान करे या कोई करे, तो हम पहले लोग होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे। बिलावल तो अदालत से भी शिकवा कर रहे हैं कि हमें अदालत से बेरुखी मिली है। नहीं, वो तो शिकवा करे अदालत से भी हमें बेरुखी ही मिली है। उस्मा साहिबा जी, अगर इन्होंने पैसा लूटा हुआ है तो हम उसमें इनकी क्या मदद कर सकते हैं? वी कैन नॉट सपोर्ट देम। और ये जाएं, जो ये जुलूस लेके जाना चाहते हैं ले जाए। कैसा बिलावल कह रहे हैं कि सियासी इंजीनियरिंग से मुसल्लत किया गया है बेनामी वजीर आजम को। क्यों ऐसी बातें बार बार? बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ सियासी इंजीनियरिंग होती रही है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। सियासी इंजीनियरिंग क्यों हो रही है, मैं बताता हूँ क्यों हो रही है। जब आपको सिविलियन मिला दौर, तो 3 दौर मिले, तो अगर आपको ये शिकवा है कि एस्टेब्लिशमेंट यहाँ मुदाखलत करती है, तो यू कुड हैव पुट एस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ बिजनेस बाय, आप लोग उनको निकाल सकते थे। यहाँ लोगों के दरमियान इतनी आप वेलफेयर का काम करते। जब आप हुकूमत में आते हैं तो वेलफेयर का काम उन्हीं का हो रहा होता है जिनका ज़िया-उल हक के दौर से अब तक हो रहा है। वही कार्टल्स बैठे हुए हैं। आप अवाम देखें, पॉलिटिकल लीडर अपनी ताकत अपने बैंक अकाउंटों से नहीं लेता, अपने अवाम में अपनी जड़ों से लेता है, जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो की जड़ें थी। वो आपके अकाउंट्स फैलते जाते हैं, आपकी सियासी ताकत सिमटती जाती है। ये बुनियादी असूल है। ये इस वक्त हमारा पॉपुलिस्ट जो पॉलिटिक्स की बात है। और फिर जब यूं जुल्फिकार अली भुट्टो का भी यही अलमिया था कि उनके बाद 77 के टिकटों के बाद उनकी भी यही ट्रेजेडी थी, मगर उनका बड़कपन ये था कि उन्होंने अपनी आखिरी किताब में इफ आई एम असैसिनेटेड इस बात को तस्लीम किया कि मैं कोई आबरूमंदाना ब्रिज नहीं बन सकता, पुल नहीं बन सकता, हैव नॉट्स और हैव्स और हैव नॉट्स के माबैन, और मैं इनके दरमियान कुचला गया हूं। आई थिंक बहुत मीनिंगफुल लाइन थी जो उन्होंने लिखी थी जब अपनी इस शहादत से पहले। मगर मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि ये मतलब ये अब इस मूवमेंट का क्या मकसद है? मूवमेंट चलनी चाहिए भूख के खिलाफ। यहाँ पे जो है लोगों के राइट्स नहीं मिल रहे। यहाँ पे आप देखें कि 3 बड़े राइट्स इंश्योर करता है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहता है कि जनाब आपको रोटी मिलेगी, आपको जो है वो मकान देना रियासत की जिम्मेदारी है, और उसके बाद आपके जो नौकरी, अगर आप बूढ़े हो जाएं, इन्फर्मिटी आ जाए, तो फिर भी रियासत आपकी टेक केयर करेगी। इसको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बना दिया। और पहले तुम आते और आके आईनी तरमीम लाते, 18वीं तरमीम हमें दे दिया, हम उसको क्या करें? उसका हम क्या आके पहले प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की बजाय ये कहते कि ये जो अवाम के हकूक हैं, हाँ। ये इनको दो पहले ये अपने मंशूर और नारे के मुताबिक हो, ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी नहीं होंगे। दे हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, ये होना चाहिए था। उस पर तो कोई बात ही नहीं हुई। 18वीं तरमीम बन गई, माल जो है पहले इधर से जाता था, अब उधर चला जाएगा, इधर से इख्तियारात चल पड़े हैं सेंटर से, उधर पहुंचे नहीं हैं, अस्पताल वाले देख रहे हैं तरह इधर से लेनी है उधर से लेनी। बिलावल साहब शिकवा कर रहे हैं कि अवामी नुमाइंदों का हक है जमानत, वो उन्हें नहीं मिल रही, लेकिन दहशत गर्दों को NRO दिया जा रहा है। जमानत तो नवाज शरीफ साहब को भी मिल गई है, जरदारी साहब को भी मिली हुई है। कौन से दहशत गर्दों का NRO दिया जा रहा है? ये मेज पर बैठे हुए हैं वो ही उनको लगते हैं मेरे ख्याल। क्यों जी, कौन से दहशतगर्द? किसकी बात कर रहे हैं? मैं नहीं समझता। लेकिन आज एक क्वालिटेटिव फर्क आ गया है जब जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने
इमरान खान के खिलाफ ऐलान जंग करने का अपना यानी आश्कार कर दिया है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर नहीं और फजल रहमान ने कर दिया है, तो कौम और पाकिस्तान के लोग और गरीब वो उनको पता चल गया है कि ये चोरी और डाके का माल बचाने के लिए इन्होंने मुहिम चलानी है, वो इस गवर्नमेंट के साथ खड़े। मेरा सवाल आपसे, जी ये शहबाज शरीफ साहब आएंगे इसमें? वो तो अपनी जान, वो तो रात मिलते आएंगे, शहबाज शरीफ आएंगे इस तारीख में? आएंगे, लेकिन वहाँ एयरपोर्ट नहीं पहुंचेगा। अच्छा, गाड़ी पीछे से चली जाएगी और मियां नवाज शरीफ साहब आवाजें सुनते रह जाएंगे उस करोड़ों लोगों की जो घरों से नहीं निकले थे। फिर रोना शुरू कर दिया था जहाज के अंदर, मरियम और नवाज शरीफ व्हेन दे लेफ्ट लाहौर फॉर इस्लाम, जब यहाँ से आगे गए तो। आपको याद है, मैंने आपको यानी बट ये तो है, बल्कि दे मस्ट बी और फिर बाहर के जी वो अंधेरे में बंदे हैं, वो यानी वो कोई बंदे नहीं थे। यानी चॉइस साहब आपको लग रहा है कि नून लीग साथ नहीं देगी? 100% देगी और मैं चाहता हूँ कि दे। अच्छा, और कोई इनको यानी इनके साथ वो सलूक किया जाए कि जो पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन और अवाम दुश्मन लोगों के साथ होना चाहिए, जो अभी तक ये बचे हुए हैं ना, ये अगर नीवे हो के जिन्होंने कहते ना अगर गुजरते रहें तो फिर सही। अब ये हेड ऑन इन्होंने, मैं अब आई एम वेरी हैप्पी। ये अब फाइनल राउंड हो ही जाना चाहिए। तो चॉइस साहब आपको लग रहा है नून लीग इस पोजीशन में है कि इनका साथ दे सके? इस पोजीशन में है नून लीग? नहीं है, क्यों नहीं है। अच्छा, उनकी मैंने कहा ना कि जैसे कल भी कहा था कि सिंध में इनकी गवर्नमेंट, सेनेट में इनकी काफ़ी बड़ी अक्सरियत, नून लीग की पंजाब में बहुत बड़ी हमायत और AJK में गवर्नमेंट और गिलगित बल्तिस्तान में KPK में पूरे मुल्क में उनकी जड़ें भी है। और एक चीज़ बड़ा, इनके पास वेस्टर्न इंटरेस्ट बड़ा है, इनके पास यानी जो मुफाद परस्त टोला है ना उन और जो गमाशते हैं। आप कह रहे हैं कि ये क्या कोई नो ट्रस्ट मूव ला के तो इमरान खान को बाय भेज देंगे? नहीं, मतलब ये कोशिश कर सकते हैं, वो ये इनके होनी नहीं है। वो कुछ उनके भी नाराज बंदे हैं, मसलन ये उस्मान बुज़दार की वजह से बेड़ा गर्क हो गया ना कि DG खां के इनके 6 मेंबर हैं कौमी असम्बली के, उनमें से 4 जो हैं वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ गालियाँ दे रहे हैं। ठीक, ओनली बिकॉज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ठीक, काई साहब, बिलावल ने आज फिर नेशनल एक्शन प्लान की भी बात की कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हो रहा, और ये भी कहा कि वो पूछते हैं कि सियासतदानों को तो जेल में रखा जाता है, दहशतगर्दों को रेस्ट हाउस में क्यों रखा जाता है? तो हमें बता देना रेस्ट हाउस कहाँ पे, हम अपने कैमरे लेके वहाँ चले जाते हैं। हाँ। हमें बताएं कि किस जगह पे रेस्ट। देखिए आप एक जनरलाइज टर्म में तो इल्जामात लगते रहते हैं, कौन से रेस्ट हाउस में रखा हुआ है, कुछ आपके इल्म है, हमें भी बताएं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि यहाँ पे उस वक्त आलमी पॉलिसी थी, उस वक्त जो दहशतगर्दों को एक्विप करके इनकलाब अफगानिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें अमेरिका बहादुर भी बैठा हुआ था, पूरा वेस्ट बैठा हुआ था। 1978 26 अप्रैल के इनकलाब को बर्बाद करने के लिए, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं यहाँ पे बैठ के, वो हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अमेरिका तो निकल गया, इधर आउटफिट्स रह गए। अब आउटफिट्स ये कोई बिजली का स्विच तो नहीं था कि ऑफ ऑन करते, उनकी पेनिट्रेशन थी, स्टेट के अंदर भी थी, बाहर भी थी, उसके बाद उनके पास असला भी था, ट्रेनिंग भी थी, देवर हार्डन। हमने उनसे लड़ना शुरू किया, एक बड़ी जंग लड़ी पाकिस्तान की फौज। हमारे कितने बच्चे शहीद हुए हैं यार, ये जो कप्तान हमारे रोजाना हम देखते हैं, एक लड़ाई की किसी हद तक, और वो ठीक है, वो वारदात थी, वो गलत था। अब हो रहा है, अब मुझे ये लगता है कि एक रियलाइजेशन ऑन द पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट जरूर है, और कि उस पॉलिसी से डिस्टेंस किया है इन्होंने बड़ी हद तक। और ये जो अभी हमारा इंडिया के साथ सारा सिलसिला चला है, उसमें दुनिया ने भी रियलाइज किया है किसी हद तक कि हमने डिस्टेंस किया है उनके साथ। मगर हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने मुल्क में जो है क्या बम मार दें, यहाँ पे क्या करें? हमें किसी से बात करनी पड़ेगी, किसी से नेगोशिएट करना पड़ेगा, किसी से जो है किसी को मारना पड़ेगा। इस तरह से हम कर सकते हैं ना। अमेरिका में 308 इस वक्त, पिछले साल 2018 में 308 टेररिस्ट अटैक हुए, पता है आपको? ये बच्चों को स्कूल में जाकर गोलियां मार दें, और क्या उन्होंने मुल्क में हमला कर दिया है? वो जुडिशियल सिस्टम है, वहां पे उन लोगों को पकड़ते हैं, उनकी एजेंसियां जो है, उनके सेल्स जो है उनको अनर्थ करती हैं। तो हम भी कर रहे हैं और हो रहा है। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो शुगल सोसाइटी है ना, आमतौर पर जैसे मेरे प्यारे मनु भाई शुगल सोसाइटी कहा करते थे, जिस तरह हुसैन रकानी साहब हैं माशाल्लाह वहाँ पे बैठे हुए आजकल, तो ये पता नहीं क्या चाहते हैं कि क्या कर दें। इसका इस स्टेट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी कमियां हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं इस वक्त। हम जो बिल्कुल और एक और मैं बात कह दूंगा, चौधरी साहब बड़ी में मुझे आज किसी ने ट्वीट की, किसी इंडियन ने ट्वीट की, और जिसपे बड़ा कमेंट हुआ कि जनाब असद उमर साहब ने कहा है कि इस मुल्क को रा और मुसाद ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने वो ट्वीट भेजी भी थी अपने स्टाफ को कि जितना इस मुल्क की इशराफिया ने इसको पहुंचाया है।
अच्छा मैंने और इस पे बड़ा एहतजाज कर रही थी, और मोहतरमा हमारी बड़ी बहन, क्या नाम है उनका, मारवी सरमद साहिबा, हमारे दोस्त सरमद की जो वाइफ है, कि हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ इसमें क्या गलत बात है? जिस अंदर के हमले ने इस रियासत को अंदर से खोखला किया है पिछले 10-15 साल से, बाहर वाले तो हमें मारने ही वाले थे यार, वो तो मारेंगे हमें। इंडिया के पास और कुछ है ही नहीं एंटी पाकिस्तान बेचने के अलावा, मगर अंदर से जो हमने खोखला किया है, अपने हमने स्टील मिल का क्या असर किया, और जिन्होंने, और माफी चाहता हूं जिन्होंने असर किया वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, और आजकल उन्हीं से हम दवाई लेना चाहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जरदारी साहब को सियासी मैदान का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, क्या उनके पास अब कोई ऐसा ऑप्शन है, जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम जेल में हो या फिर बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस हुकूमत को तो हम निकाल बाहर करेंगे ही करेंगे? मुझसे पूछ रही हैं? नहीं, चॉइस आपसे। नहीं, ये गवर्नमेंट को वो निकालने की कोशिश करे। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि आज कोई मैदान लगे। ये जो चोरी खाने वाले मजनू बैठे हुए हैं ना, इनकी अब पता चले कि इनकी औकात क्या है। लेकिन जो आपने बात की थी और बड़ी अहम है, आज एक छोटी सी खबर आ गई है कि शहबाज शरीफ का नाम जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि उनको बाहर जाने से जो रोका हुआ है वो ख़त्म कर दें, तो उनका ECL से नाम निकाल दिया है और वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं। और इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, एक तरफ तो गिला चुका कर रहे थे कि शहबाज शरीफ के साथ रियायत बरत रहे हैं कुछ अदारे, और आज उनका नाम ECL से निकाल के, इसका तो दो मतलब है, या तो नून लीग से कोई मामला फाइनल स्टेज में जा रहा है, एक नंबर, दो शहबाज शरीफ को किसने रियायत दिलवाई है, दो, और ये सुप्रीम कोर्ट में गए क्यों नहीं रुकवाने के लिए, तीन, और चौथा कि जो हमें खबरें मिल रही हैं कि जी वो पैसा दे दें, गवर्नमेंट कह रही है $25 बिलियन, ये कहते हैं जी 2, 3, 4, 5, $6 बिलियन सौदा कितना हो जाएगा। आहो, तो ये वहाँ जा रहा है उन बच्चों के पास, अपने भतीजों के पास, जो अपने बुढ़े प्यो का कोई शर्म करो, कोई पैसे पुसे दियो, कुछ हो साग डार की एक्सपर्टाइज जो है कि किस तरह लूट के पैसा उसको वाइट करके बाहर। शाही साहब, आपने इसाक डार साहब की बात की। इसाक डार साहब बड़ी दिलचस्प ऑफर कर रहे हैं हुकूमत को, और इस हवाले से नून लीग ने आज एक बड़ी अनोखी करारदाद भी जमा कराई है। इस पर हम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। बिल्ली को वेलकम बैक नाज़रीन। क्या ही दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब मौजूदा हुकूमत से मईशत का ठेका मांग रहे हैं। इस हवाले से नून लीग की जानिब से पंजाब असम्बली में एक अनोखी करारदाद भी जमा कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना वज़ीर ख़जाना असद उमर के बस की बात नहीं, इसीलिए इसाक डार को कॉन्ट्रैक्ट पर वज़ीर ख़जाना रखा जाए। एक तरफ मुल्क की मईशत पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब महंगाई की मारी आवाम को बिजली का झटका भी दे दिया गया है। सवाल है कि क्या वाकई मुल्क की मईशत को ठेके पर देना ही इस मसले का हल है? चॉइस साहब, वाकई मुल्क की मईशत को ठेके पर दे दें? वो नहीं, ऐसी इनके ये ख्वाहिश है। वो तो यहाँ रात के अंधेरे में सरकारी जहाज के अंदर बैठ के मफरूर हो गया हुआ, और ये तमाम चैनल उसका इंटरव्यू आपने नहीं किया अभी तक। अच्छा हम भी कर लेंगे। ये क्या करारदादें पेश कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है अगर ये करारदाद पेश करते कि जिन जिन लोगों ने पैसा लूटा हुआ है वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, उनसे रिकवर किया जाए, और बादशाह क्या नाम है, मोहम्मद बिन सलमान के नक्शे कदम पर चल के उन्होंने $110 बिलियन इकट्ठा किया, हम $25 बिलियन ही कर लें, इससे ही हमारा काम चल जाए। या चाइना की तरह उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने उड़ाया जाए जी, जो हाथ में आ जाए उसको, यानी साबन। ये इसाक डार को लाना चाहते हैं, कल ये नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं जी, और छोड़े बातें, आगे चले। अब इनका वक्त गया गुजर। हाँ, अलबत्ता इमरान खान को, उनकी हुकूमत को दो चीज़ें इंश्योर करनी होगी। आम आदमी को, यानी जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतें उनकी पहुंच में रखनी होगी, और लोगों के लिए रोटी रोजगार, इन्फ्लेशन रेट को भी कंट्रोल करना और गुर्बत पर हमला करना चाहिए, और जो कमी कोताही है उस पर काबू डाले। वरना लोग कहेंगे वो चोर चक्के चंगे सन यार, साढ़े आप भी खाते सन, साढ़े से भी लगा रहे सन। ये ना बने। कैसा नून लीग ने जो करारदाद पेश किया उसमें उन्होंने ये कहा है कि इसाक डार साहब 111 रुपए से 98 रुपए तक लाए थे डॉलर को, और अब आप डॉलर की कीमत देख लें कहाँ तक गई है, और IMF को यकीन दिलाया इस हुकूमत ने कि 169 तक लेके जाएंगे डॉलर की कीमत। देखिए, पहली बात तो ये कि इस मुल्क को इसाक डार और बाकी लोगों ने कब से ठेके पर दे दिया है।
ये ठेके पर दे चुके हैं। ये वजीर खजाना नहीं होते, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं। यहाँ जिन्होंने पैसे इकट्ठे, स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? वही आलमी मालियाती इदारे। फिर मुल्क के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पैसे पूसे इकट्ठे करके दें। फिर जो SRO जारी करना है 500-600, और पहला 2013 में आके कहा था SRO बंद कर दूंगा। SRO क्या है? ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर जिसे कहते हैं, कि वो इशू करके किसी बड़े बड़े बिजनेस खानवादे को उसको टैक्स छूट देती, अरबों रुपए दे दी। अच्छा, अब सवाल क्या है? पहले तो इस कौम को यह बताएं कि 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट जो आपने बनाया, इसहाक डार साहब, आपने हवाले को लीगलाइज किया और आज तक खत्म नहीं किया। आप इसहाक डार साहब को मुखातिब करें। इसहाक डार साहब जो कह रहे थे, पहले अपने नाज़रीन को वो सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। जी काजी साहब, पहले तो मुझे ये बताया ना कि ये 92 का पहले ये कानून को पढ़ के देखे और बंदा अपना सर पकड़ लेता है। मैंने मरहूम जवाद नज़ीर आखिरी कालम उन्होंने इस पे लिखा था, मैंने उनको पॉइंट आउट किया जब उन्होंने आखिरी दिनों में कालम लिखना शुरू किया, तो इस पे उन्होंने कालम लिखा था, इसका उन्वान बड़ा अच्छा था, पहले कुत्ते को कुएं से कुत्ते को निकालें। बात ये है कि ये कानून क्या बनाया था कि डॉलरों में जितने पैसे अंदर आ जाए हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे। यार मैं ऐसे इस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ही इज अ सीरियल मनी लॉन्डर। पहले तो ये मुझे बताएं। दूसरी बात रहेगी कीमतों की, वो ठीक कहते हैं, कीमतें आपके हाथ में नहीं है। जो आपने निजाम यहाँ मुसल्लत किया है उसमें रेगुलेटरी ओगरा बना दी आपने, नेपरा नहीं। तो पहले शहबाज शरीफ से मुझे इमरान खान से ये जवाब लेके दें, शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत क्यों दी गई? अरबों डॉलर के उनके ऊपर केस है पंजाब से। 56 अरब रुपया सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट का खा गए हैं। जो 1 अरब में होता था काम, वो 17 अरब में ले गए हैं। आप बातें कर रहे हैं, उस पर आप बात नहीं करते। तो साहब मैं नहीं गया, पहले मुझे लगाते हैं कि मैं इमरान खान का पहले मुझे इसका जवाब लेकर पहली बात तो ये है, व्हाई हैव दे अलाउड हिम टू लीव? उन्होंने कहा था या फिर कोई सौदेबाजी हो गई है, या ये पैसा लेने गया, सौदेबाजी अगर हो गई है तो या जिस तरह मुस्तफा खैर लेने गया था डॉक्यूमेंट, वो भाग गया था। ये क्या हो रहा है? काई साहब, इसहाक डार साहब डॉलर ऊपर जाने की वजह भी तो बता रहे हैं ना। क्या डॉलर? देखिए इसहाक डार ने कल खबर आई हुई थी, आप एक मोतबर गवाह समझते हैं? 27 नहीं, आप उनको मोतबर गवाह समझते हैं? मोतबर गवाह नहीं समझते, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें जो भी कोई बात करेगा उसे सुनना तो पड़ेगा। जाली तौर पे काई साहब सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। यार क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुने। आपको मुबारक हो। एक मिनट चौधरी साहब, ये लोगों का आप सुनना चाहते हैं। और तुम तो पैदावार ही धांधली की हो, फिर चौधरी साहब को याद आ जाएंगे दुख भरे दिन, जिस दिन तुम्हारे लीडर को जनरल जिलानी पकड़ के ले आया था और हमारे सरों पर 30 साल तक मुसल्लत रखा। तुम्हारा 213 का इलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिकन ने मिलकर यहाँ पे नहीं किया था, 2 नंबर वारदात नहीं की थी। हम क्या अफ्रीका में साफत करते हैं? तुम्हारा तो ये सियासी जो नाजायज सिलसिला है, यू आर प्रोडक्ट ऑफ दैट। लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि पहली बात तो ये है कि इसने किया क्या। मैंने 2-3 बड़े डॉक्टर से बात की। इसने IMF के साथ जब ये मामला कर रहे थे, इन्होंने उनकी हर शर्त मान ली, क्योंकि इन्हें पता था कि ये 2018 में पावर में नहीं आएंगे, वो करेंगे जी, वो भी कर देंगे। पैसे देने वाली बात करें, ठीक है। फिर और इन्हें पता था कि जो मैच्योरिटी, जो पैसे ले रहे थे, जो पीपल्स पार्टी ने लिए, जो इन्होंने लिए, उनकी जो मैच्योरिटी जो होना था लोन्स ने, उनकी पेमेंट जो मैच्योर वो होनी थी इस दौर के दौर। अब इससे भी ये बंदा पूछे कि तुमने 92 का जो एक्ट बनाया, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक, ये प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट नहीं था, ये प्रोटेक्शन ऑफ डकाइट्स एक्ट था जो तुमने बनाया और यहाँ वारदात की। उसके बाद इसको तो पता नहीं बात कैसे, ये हुदैबिया में कैसे बच गया, मुझे तो ये समझ नहीं आती। तो इसलिए ये बातें नहीं देखें, मैं इसकी आज उन्होंने सख्ती से तरदीद की है। वजीर खजाना असद उमर ने भी और हमाद अजहर साहब ने भी, जो वजीर मुमलिकत है, कि IMF के साथ बातचीत में डॉलर के रेट के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं ये कहां से खबरें सिस्टम में इनका भी बुरकस ना निकल गया तो मैं मेरी। अच्छा, नंबर 2, ये नहीं, इसने असद उमर ने कहा कि मैंने कोई नहीं कहा कि अवाम की चीखें निकलेंगी, मैंने कोई नहीं कहा महंगाई बढ़ेगी। मैंने कहा महंगाई बढ़ क्यों है? कहते मैंने ये कहा और ये मैं कहता हूँ ये गलत है। अच्छा, एक दफा जब बंदा, हम जो कहते हैं बातें आप कही थी ना आपके शो में कि जी वालदा ये कह रही हैं और बेटी ये कह रही है, आया ये तरदीद आई है कोई? नहीं, बताएं मुझे जरा। देखिए, और दो काम हुए चौधरी साहब, 2 काम हुए। मैं इसहाक डार साहब को तो लिखी जा रही है, मैं 2 चीजें रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। जब यहाँ पे स्कैंडल क्रिएट किया गया जिसमें बदले गए, यहाँ पे जब वो खत्म नबुव्वत वाला मामला हुआ यहाँ पे, उसके तहत इसहाक डार ने क्या किया, उस शोर में हमें भी नहीं पता चला कि क्या वारदात कर गया।
जो इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक के पास पावर्स थी कि अगर कोई बंदा जो है वो डिफॉल्टर है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसने सारी शिक्के बदल दी। सब चोर और चक्कों को असेंबली में आने का रास्ता खोल के देके गया ये, जिसने आप जो है टोपी पहनी होती है और जा रहे आ रहे होते हैं। नहीं, और एक बात होता है पीछे लोग, मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा आप साग डाल रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं उनका भाई। मैं यानी वारदात क्या की कि एक चेक और छलनी लगी हुई थी कि ये बंदा, इस पर कोई केस तो नहीं है, इसके बच्चे ने पैसे लेकर डिफॉल्ट तो नहीं किया, ये बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। 2013 में क्या वारदात की इन्होंने? 2013 के इलेक्शन में इन्होंने, जो इलेक्शन कमीशन था, ये स्टेट बैंक ने कहा, जब पूछा गया कि जनाब आपने लोगों को रोका क्यों नहीं जो डिफॉल्टर थे, उन्होंने कहा जनाब हमें उनका डाटा ही नहीं दिया गया, लिहाजा सारे 2013 में इस कानून के होते हुए बाईपास करके इन्होंने इलेक्शन लड़ लिया। अब 2018 का इलेक्शन आ जाता है तो ये क्या कर, तो अच्छा उसके बाद ये पावर में आते हैं, कहते हैं यार ये तो खत्म करो ना, ये तो हमारे तबके के खिलाफ, ये जो 1% तबका है इसके खिलाफ साजिश है कि हम पूछ ही नहीं सकते कि आपने बिजली का बिल खा तो नहीं गए, आपने डिफॉल्टर तो नहीं है, आप पर कोई केस तो नहीं चल रहा। अब इमरान खान साहब बनाए ना एक मजबूत और बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन, और उसमें सब हैंड इन ग्लव है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठे थे, जो बिल देख रहे थे, किसी ने नहीं देखा इसको क्यों निकाला आपने, कोई स्क्रूटनी नहीं है। ये एक वारदात इसने ये की, ये इस तरह खिदमत करके गया है, एक तो अपने रिश्तेदारों की और दूसरा इस तबके की, कि सारा मुल्क जो है, हाँ एक कारोबार चला है, अली रार साहब का कारोबार चला है, कभी सुना आपने कि उनको नुकसान हुआ हो? पाकिस्तान को रोज नुकसान होता है, इनकी बिजनेस अंपायर में से किसी को नुकसान हुआ है जो ये पावर में बैठे हुए थे? नहीं। तो यार आप क्या बातें करते हैं, आप आ जाते हैं हमें हिदायतनामे देने के लिए। ये तो जो हिदायतनामे दे रहे हैं, ये जो ऑफर्स करें, इस वक्त जो सिचुएशन है, बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है, आवाम के लिए तो दिन ब दिन हर चीज़ ही महंगी हो रही है। ये हुकूमत क्या करेगी, किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करेगी, कैसे आवाम को रिलीफ देगी? नहीं, अगर नहीं देंगी तो इनसे रिलीव हो जाएंगे लोग। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं उज़मा, आउट ऑफ द बॉक्स अगर इमरान खान साहब नहीं जाते, उनके जो इलेक्टोरल प्रोमिसेस थे, जो उन्होंने वादे वाइद किए हुए थे, वो ये जो बैट आ जाते हैं ना गोरे, जो आपकी मैशत को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ इधर के अभी जिनसे आप स्टील मिल ठीक करा रहे हैं, जो सीईओ जो हैं उसके हबकों के, उनके हवाले करना चाहते हैं, एक्सपर्ट कमेटी में बिठाया हुआ आपने। यार देखे ना, ये बात है। अब वो उसका क्या ताल्लुक स्टील मिल से? मैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक ये बनता है कि वो एंग्रो में इनके कुलीग थे, आपके असद उमर साहब को अजी अभी भी यानी वो समझ नहीं लगी थे। और उसकी कल जो वहाँ पे हेयरिंग हुई है, वहाँ पे सेनेट की कायमा कमेटी में, उसमें जो एक ग्रुप, वो भी प्राइवेट है, उन्होंने कहा जी कि हमें दें, हम 100 अरब रुपए की आपको रेवेन्यू लेते हैं। फिर उन्होंने एक बात की, इसकी बर्बादी 2002 में तब शुरू हुई थी स्टील मिल की, जब इस टैरिफ में, और इसमें नाम रजाक दाऊद साहब का आता है कि उनके स्टेक्स थे, लिहाजा टैरिफ में इस तरह रद्दो बदल किया गया कि स्टील मिल बैठ गई, प्राइवेट कंसर्न ऊपर आ गए। अब वो ही ठीक है। असद उमर साहब कह रहे हैं कि नापरा बिजली की कीमतों का तायुन नून लीग के दौर से कर रही थी और ये सिलसिला अब भी वैसे ही चल रहा है, हर 3 माह के बाद वही तायुन करता है। वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत को कोई लेना देना नहीं बिजली की कीमतों में इजाफे से। माफ करना, अवाम ये कहते हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, कि हमें हमारे पेट पर छुरा कौन घूम रहा है, सईद काजी या गुलाम हुसैन या उज़मा, जो मर्जी घूमे, मर तो हम रहे हैं, हमें इससे कोई गरज नहीं। हम तो खुद अगर आम आदमी की 2 वक्त रोटी का बंदोबस्त नहीं करते खा साहब, तो इनके तमाम अब मैं थोड़ा सा फ्लावरी लैंग्वेज, इनका कद काट, इनका पॉपुलर हो जाना, इट इज ऑल मीनिंगलेस। आम आदमी के लिए मैं उनके लिए काम करना। मैं बताऊं क्या हुआ, जब यहाँ पे था ना, क्या नाम है वो हम इंपोर्ट किया था हमने, एक प्राइम मिनिस्टर अपना सिटी बैंक का मुलाजम जो था, उन्होंने क्या किया, क्योंकि मुलाजम वो उनके थे, उन्होंने पहले जो IMF की रिफॉर्म्स, फर्स्ट रजीम और सेकंड रजीम, उसको तब्दील करके मैशत को इस्तवार किया मगरब के हक में और आलमी मालियाती इदारों के हक में, और जनाब रेगुलेटरी होगी। अच्छा उस वक्त 90s में इकानमी बूम पे जा रही थी, इन्होंने भी बैंकों के लोन दे के गाड़ियां बिक रही हैं, लोग फ्रिज खरीद रहे हैं, और एक जाली बूम क्रिएट कर दी जो कि टूटी बाद में आके। अब ये जो जी रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी जनाब, ये सब कुछ हम जो है प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, ये होगा। और अच्छा ब्यूरोक्रेसी जो थी उसको आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने खींच लिया, और जो टैरिफ और जो कस्टम में से आपको पैसे आते थे रेवेन्यू, वो खत्म होना शुरू हो गया। वो रेलेवेंट सवाल है कि महंगाई किस तरह, मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो ठीक कहते हैं महंगाई कैसे खत्म असद उमर, क्या अब प्राइसेस को ओग्रा किसी तरह ठीक नहीं है अगर महंगाई कम नहीं होती। मेरी बात नहीं समझे, मैं महंगाई को सपोर्ट नहीं कर रहा। इस निजाम में ओगरा ने बताना है कि आपका पेट्रोल कितने का आएगा, और नेपरा ने बताना है कि बिजली का यूनिट क्या होगा। इस हुकूमत के हाथ में है क्या?
यहाँ तो इस निजाम से को तो तोड़ो, ये हुकूमत इसको टकराओ, बेबस है, हुकूमत बेबस है, आप ये कह रहे हैं। ना तो पहले मुझे बताएं, तो then leave us. तो ऐसी बेबस हुकूमत का जानना फिर हम पड़ेगा क्या ना, करें? बड़े सा बड़ा पेचीदा निजाम है, हमें बताना पड़ेगा कि ये क्यों है। इसकी वजह वो ये कहते हैं भाई हम क्या करें, रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस तरह आप कहते हैं ना कि नैब गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, अब इन्होंने अंडर भी, अच्छा ऐसे तो फिर कैसा मुल्क नहीं चल सकता ना, अगर हुकूमत कहे कि बिल्कुल हम मैं कुछ एग्री नहीं करता हूं कर आपसे, सकते, वो इसलिए मैं कुछ नहीं कहता कर हूं सकते, तो अपनी फिर वो जिम्मेदारी से बैठे मैं क्यों इसलिए हैं? कहता हूं कि खान साहब अगर आपने इलेक्टरल अपने वादे पूरे करने हैं तो आपको वेरी सीरियस चेंजेस करनी पड़ेंगी इस सेटअप में, क्योंकि ये 1% के मफाद में उस्तवार हुआ है। जैसे मैंने अर्ज किया कि ये परवेज मुशर्रफ के तहत ये उसने किया था, शौकत अजीज ने किया था, और उसके बाद जो है ये सारा जो आपने WTO साइन किया, पहले गैट होता था, ये कहानी है। कैसा आप कह रहे हैं कि सीरियस चेंजेस करनी पड़ेंगी अगर आपको अपनी मईशत को संभाला देना है, तो पंजाब में भी तब्दीली के हवाले से कई रोज से कयास आराइयां की जा रही थी, और अब कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद आने वाले दिनों में पंजाब में कोई तब्दीली आ सके, क्योंकि कुछ अहम राब्ते, कुछ अहम मुलाकातें हो रही है। इस पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासत वो खेल है जिसमें आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं चलता। यहाँ अपने अपने मफादात के लिए हरीफ हलीफ बन जाते हैं और हलीफ हरीफ। पंजाब में सियासी तब्दीली के लिए काफ लीग और नून लीग के दरमियान मुलाकातों की खबरें आ रही हैं। साबिक स्पीकर अय्याज सादिक और काफ लीग की अहम शख्सियत में मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। सवाल यह है कि अगर नून लीग और काफ लीग एक हो जाते हैं तो पंजाब में तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, और पंजाब में तब्दीली की सूरत में तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस होंगे? चॉइस साहब, आ सकती है पंजाब में सियासी तब्दीली? नहीं, तब्दीली आएगी अंदर, उसके PTI का नया वज़ीर आला लाएगी। अभी तो वज़ीर आज़म उसके लिए भी तैयार नहीं है। अभी तो वो समझते हैं कि जो बुज़दार है उससे अच्छा, उससे ईमानदार, उससे ज़्यादा दयानतदार, उससे ज़्यादा अवामी और गरीब की खिदमत करने वाला वसीम अकरम प्लस पता नहीं वो वसीम अकरम ने कौन से गरीब, वो तो सियासत में नहीं था। उन्हें नाम दिया जाता है ना बुज़दार साहब को, कि वो वसीम अकरम प्लस। सुन लो, एक दिन फरमाया जी, ये नहीं अब ये लतीफ़े हैं फॉर फिजिकल। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को फ़ोन चला गया वज़ीर आला का कि सर वो मुझे ना अपना जहाज़ दे दे। उन्होंने क्या करना है, कराची जाना है। तो उन्होंने कराची क्या करना है, वो PSL का क्रिकेट हो रहा है, मैं उसके लिए जाना है। उनका उस्मान आप क्रिकेट खेलते रहे? नहीं। आपको क्रिकेट का कुछ पता है? नहीं। तो उन्होंने कहा इधर ही रहो। यानी मेरा फिर यो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है यार। कैन यू इमेजिन ए सिचुएशन कि जी कराची से मैंने कोयटा जाना है तो रेल पर, तो उन्होंने कहा जाएँ, तो जी 2.5 करोड़ रुपया लगेगा। वज़ीर सदर साहब की सिक्योरिटी, उन्होंने कहा जी बजे रहो, इतना ही माफ़ करना कि आपका क्या काम है जो कोयटा में आपने आग बुझानी थी। ये नहीं, इस तरह के लतीफ़े मुझे रोज़ पता चलते हैं, तो मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। इमरान खान कामयाब हैं, गवर्नमेंट नाकाम है। उनकी कामयाबी दो है कि एक तो वो जो उन्होंने काम करके दिखाया, मुल्क पर जंग मसलत कर दी थी दुश्मनों ने, उसको रोका है और पाकिस्तान का इमेज बढ़ाया है, और नंबर 2 आज इस लम्हे तक कोई बड़ा स्कैंडल जो है ना, लेकिन चाहे साहब सिर्फ इमरान खान साहब की कामयाबी से मुल्क चल सकता है? मैं कब कह रहा हूँ, यानी मैं तो पीट ही यही रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो फर्नीचर से लेके गाड़ियों तक, गाड़ियों से लेके यानी कमिश्नरों तक, और कमिश्नरों से तो पोस्टिंग और ट्रांसफर्स तक अगर पैसे लिए जाएंगे और करोड़ों रुपए खाए जाएंगे, तो लोगों ने अल्टीमेटली तो इमरान खान को ही गालियाँ देनी है ना, हुकूमत तो उनकी है। यानी इसका डिस्क्रेडिट जो है खान साहब को जाएगा, इसलिए उनको सही बंदे रख। हाँ, आप जो कह रहे हैं कि काफ और नून अगर इकट्ठे हो जाए और पीपल्स पार्टी के भी 7-8 बंदे उनको मिल जाए तो वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों के साए में गुजर जाती तो अच्छा था, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। ये भी उड़ाई गई है कि जिस दिन नवाज शरीफ की जमानत हुई थी वो कोल्ड अकबर से, उस दिन हमजा शहबाज और मुन सलाई रात के अंधेरे में कई घंटे एक गाड़ी में इसकी तरदीद आ गई थी, सैर करते रहे। यार आपने खबर दी थी साहब ये चीजें, मैं तरदीद वाली खबरें नहीं देता साहब, ये चीजें बैदस कयास तो नहीं है। ऐसी मुलाकातें माजी में भी होती रही हैं और फिर बाद में आज तो उनको ECL से निकाल दिया फेडरल गवर्नमेंट। मुझे एक बात बताएं जी, ये जो सिविलियन वीक सब हमारा सेटअप होता है, इसकी जो ये मुझे बताएं कि ये ऑन पेपर तो पॉसिबल है,
नंबर गेम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जिस वक्त सॉरी गलत पर प्रोनाउंसिएशन मुझे किसी ने ठीक, जिस वक्त जो है ये यहाँ पे छांगा मांगा हो रहा था तो अपने तय कर सकते थे छांगा मांगा ये अब स्टेट की हेल्प के बगैर। देखे ना, ये आज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ा बोलते हैं, वो तो आपने वो क्या कर दिया, क्या कहते हैं वो डॉन लीक्स कर दी, ये कर दिया। और डॉन लीक्स तो मैं मुहावरतन इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ये डॉन लीक्स वाला ही मामला हुआ था जब ये खानवादा पावर में आया था 1980s में, जब ये वजीर बने थे। और 25 अप्रैल को चौधरी साहब इज विटनेस टू इट, यही हुआ था, ये एस्टेब्लिशमेंट ही लेके आई थी। ठीक है, क्योंकि हाँ लीडर अगर कोई लीडर फिर बन सकता है। जैसे जुल्फकार अली भुट्टो का भी हमारे जिसे कहते हैं ट्रेजिक फ्लॉ क्या था कि वो अगर अपनी 50-60% रिफॉर्म्स कर जाते वो और उन्हें मौका मिल जाता तो, और जो उन्होंने की थी उसकी वजह से आज भी सिंध में उन्होंने कमेंट। सवाल ये है कि जनाब ये इस तरह नहीं होता। ये शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक कहते थे, उनका बयानिया ठीक था। वो कहते थे भाईजान असि लीडर शीडर कोई नहीं यहाँ, जो काम चल रहा है चलने दें, ठेके हो रहे हैं, ठेके जा रहे हैं, जो ये मेट्रो बन रही है, तो आपको किसने कह दिया कि हम लीडर शीडर होते हैं? और 18,000 बंदा लाहौर में आया, फेडरल गवर्नमेंट आपकी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी थी, नवाज शरीफ साहब पूरा एक लेके आए यहाँ पे और 18,000 बंदा लाहौर में इकट्ठा किया आपने। और ये नहीं है, ये नॉन इवेंट्स का ऐड है, ये नॉन हीरोज का ऐड है। हीरोज विदाउट क्या था वो, हीरोज विदाउट हेरोइक डीड्स, हिस्ट्री विदाउट इवेंट्स, इवेंट्स विदाउट हिस्ट्री। यानी काई साहब आपकी बात से मुझे ये समझ आई है कि ये लोग अगर मिलके नंबर गेम पूरी कर भी लेते हैं तो भी कुछ नहीं कर सकते। मेरा मतलब ये है कि देखे ना, अब मुझे आप बताएं, अमेरिका में मेरी बात, अमेरिका में एस्टैब्लिशमेंट नहीं होती। अमेरिका में एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका कोई रोल नहीं, तो इनका किसी जगह पे रोल नहीं। इनके 25 बंदे हो सुन ले, खबर ले ले, 25 MPs जो है वो अपनी वफादारियां तब्दील करने का फैसला कर चुके हैं। मुस्लिम लीग एन से ताल्लुक है और वो इस हद तक भी तैयार हैं कि हम एक एक करके इस्तीफे दे देंगे और इलेक्शन लड़ के वापस आ जाएंगे। तो ये वो नहीं है कि वो नंबर पूरे कर लेंगे। नंबर की इस वक्त गेम नहीं, मसला एक ही है सिर्फ, ये फ्लड गेट्स ऑफ प्राइस हाइक और ये बिजली, ये गैस, ये डॉलर, ये तो इसाक डार साहब भी आ जाए, कोई और आ जाए, ये आ जाए। लेकिन जॉय साहब पंजाब में गवर्नेंस का भी तो मसला है, बहुत बुरा हाल है। तो इसके लिए तो फिर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा थोड़ा सा आप दोनों से ना थोड़ा सा इख्तलाफ। यहाँ वारदात क्या करें, ये बड़े एनजीओ, आप 50 लाख का ये फर्नीचर क्यों लेके गए यार? मुझे ये नहीं ये पता क्या करते हैं, ये सारी एनजीओटिक इस्तिलाहें हैं, स्टेक होल्डर्स आ गए हैं, अगर देखें ना वर्कशॉप हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं हुआ हमारे साथ। और गुड गवर्नेंस की बात करते हो, गुड सिस्टम की बात नहीं करते। ये लफ्ज इसलिए दिए जाते हैं कि आप सिस्टम की तरफ ना देखें कि जी हम बिल्कुल बर्बाद इसलिए हैं क्योंकि ये काम नहीं कर सकते बुजदार साहब, और यहाँ जिसको मर्जी लाकर बिठा दो, यहाँ सिवाय ठेका खरीदने के और बेचने के कोई और काम हो ही नहीं सकता। कैसे करोगे? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? करप्ट सिस्टम में एक सिस्टम बहुत सीधा निजाम है, ऊपर से नीचे तक करप्शन है। तो तहरीक इंसाफ तो तब्दीली का दावा लेकर आई, तहरीक इंसाफ कर ले तब्दीली ना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसकी करनी चाहिए, करनी चाहिए, मगर तब्दीली के लिए मैं अब आप बताऊं, मैं पहले भी कह चुका हूं, बोलीविया में तब्दीली की है वो मोरालेस ने की, उसमें पॉवर्टी रिडक्शन, ये IMF वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, सबसे गरीब मुल्क था, ठीक है, वहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं। राफेल क्रोया ने की, ये नहीं की दुनिया में की, ये एक्वाडोर का। उसके बाद निकोलस मदोरो अभी तक लड़ रहा है, उसके गिर्द घेरा तंग किया हुआ है। लोग लीडर जो तारीख में नाम लिखवाना, वैसे बड़े हमें अजमत का और अजीम बनने का शौक होता है, मगर फिर उसमें जिंदगी मौत के खेल होते हैं ना, जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हुआ जिंदगी मौत का खेल। तो इसलिए ये आपको ये जो स्टेटस को है इसको किसी हद तक जरूर तोड़ना पड़ेगा, अगर कुली तौर पर नहीं, अगर आपने लोगों के मुंह में। आप मुझे बताएं, मैं रोज कहता हूं कि खान साहब अपने किसी मुलाजिम को कहें कि राणा भगवान दास की रिपोर्ट निकाल के ले आए जो पेट्रोल पर जो इफ्तिखार चौधरी ने करवाई थी, उसको पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा क्या वारदात हो रही है। बिजली पे आप कुछ ना करें, 2012 में खबर छपती है फाइनेंशियल टाइम्स में, उसकी हेडलाइन मुझे आज भी याद है, जहां मुझे वो क्या थी, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, अ केस ऑफ फेल्ड प्राइवेटाइजेशन। और कौन लिख रहा है? फाइनेंशियल टाइम्स, अ हाई प्रीस्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। उसमें वो मुआहदे निकाले जब हेजल ओलेरी आया था, जिस दिन पाकिस्तान की बिजली और इसकी मैशत की बर्बादी की दास्तान तहरीर की गई थी, यहाँ जो IPPs के साथ मुआहदे हुए थे, जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूँ, ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं ये तो डकैती है। यार एकेडमिक डिस्कशन है, मेरी जिंदगी का मामला है। अभी मेरा बिल 30,000 पे आने अगले आप इस सिस्टम के तहत, ये जो अगले बिल आने हैं 30,000 क्या? आप मुझे बताएं ये गैस का बिल 250 से ऊपर नहीं होता, कुछ नहीं कहता, लेकिन जो बाकी आवाम है उन्हें तो कहता है ना।
अच्छा ये मुझे बताएं, 3.25 लाख रुपया आपने जो टर्मिनल का, फिर $3.25 लाख डेली कैपेसिटी पेमेंट आप इसकी दे रहे हैं, इसको भी नहीं इमरान खान साहब रोक सकते? चाहे साहब मेरा सवाल ये है, जो LNG टर्मिनल वाला मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं खान साहब को यकीनन तब्दीली लानी पड़ेगी, पंजाब में कोई नया वजीर आला लाना पड़ेगा, कोई है नजर में ऐसा बंदा? नहीं, 6-8 है, उनमें से कोई भी ठीक है। अच्छा। इसके मुकाबले में वो जब खान साहब के पास आर्गूमेंट कोई नहीं रहता, वो कहते हैं वो भाई इतनी जड़ेबंदियाँ हैं, इतने इख्तलाफात हैं, ये बंदा है, इसका कोई भी नहीं है, ये इसके साथ कोई नहीं है, और ये ऐसी तो नया वजीर आला व्हेन यू कैन नॉट परफॉर्म गुड गवर्नेंस नहीं दे सकते, छोटी छोटी लूट मार में शामिल हो गए हो, और पोस्टिंग ट्रांसफ़र बेची जाएंगी और फर्नीचर ख़रीदे जाएंगे सरकारी इदारों से जी, तो फिर इस तरह काम। तो साहब वो जाते जाते एक बात सुना दूं, वो जो टीचर बड़ा पुराना लतीफ़ा है, लेकिन ये है कि उसने बच्चों को पढ़ा रहा था CUP सप, तो किसी ने कहा यार ये CUP सप नहीं कब होता है, उसने कहा जी इतनी तनख्वाह में सप ही होता है और लड़ता भी है। तो मेरा मतलब ये है कि गुड गवर्नेंस गुड सिस्टम में होगी। आई एम सॉरी, दिस इज माय पॉइंट। ठीक है काजी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि गुड गवर्नेंस गुड सिस्टम में होगी। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, आपको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।